स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि बस एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से किसी भी एटम की तकदीर बदल जाती है और उस तकदीर को बदलने वाली कुव्वत को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी को आज हम बनाने वाले हैं रियल और फन। तो वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल में स्मार्ट लर्न विद मूलचंद, जहां पे साइंस, केमिस्ट्री और इंग्लिश को बनाया जाता है फन। तो आप मेरे वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारा आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसी को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, इसी को भी डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद फिर नंबर 3 पे हम देखेंगे फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे, कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है, उसी को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, या अक्रॉस द पीरियड क्या हो रही है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर शुरू करते हैं कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है? तो आयनाइजेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम, मींस के वो मिकदार एनर्जी का रिक्वायर्ड हो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए खर्च हो रहा है, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। या इसको हम यूं कह सकते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रही है, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 स्टेट लेते हैं मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम के 3 स्टेट्स हैं, एक है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और आयोनाइज्ड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी लोएस्ट एनर्जी होती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस एटम को हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो 700 किलो जूल पर मोल, मिसाल के तौर पे हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब फिर दोबारा हम उसको एनर्जी दे रहे हैं 738 किलो जूल पर मोल, उसको इतनी एनर्जी दे रहे हैं। तो इतनी एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है वो बढ़ गई है, इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास हाईएस्ट एनर्जी हो गई है। और ये वाली जो एनर्जी है इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मींस वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो खर्च हो रही है, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं कि मैग्नीशियम जो है उसके पास 3 स्टेट्स हैं। नंबर 1 है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम एनर्जी होती है, और जब हमने एनर्जी उसको प्रोवाइड की 700 किलो जूल पर मोल, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी हो गई। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड की 738 किलो जूल पर मोल। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था जो वो जंप करेगा, वो आयनाइज हो जाएगा, आयन की फॉर्म में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा ये आयनाइज्ड स्टेट में। तो इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मींस जो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो खर्च हो रही है, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रही है वो है 738 किलो जूल पर मोल, और इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है और ये निकालने के लिए एनर्जी खर्च हुई थी, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आप देखते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, उसी को डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अब ग्राउंड स्टेट है मैग्नीशियम का, उसी में हम 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे रहे हैं। तो इसी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने से वो बन रहा है यूनिपॉजिटिव आयन, और इस एनर्जी को हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट है मैग्नीशियम का, उसमें से 738 हमने किलो जूल पर मोल एनर्जी दी, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से यूनिपॉजिटिव आयन बन गया। इसी एनर्जी को हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी खर्च हुई है। अब चलते हैं देखते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी दे रहे हैं 1450 किलो जूल पर मोल। इसमें क्या होता है कि एक यूनिपॉजिटिव आयन, ये वाला यूनिपॉजिटिव आयन, उसी में
इतनी एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि आप देखें जितना न्यूक्लियस से दूर होता है तो आसानी से वो निकल जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गई। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से एनर्जी हाई देनी पड़ रही है। अब देखो यहाँ पे हमने कितनी दी थी 738 और यहाँ पे कितनी 1450 किलो जूल पर मोल, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गई है। तो 1450 किलो जूल पर मोल यूनिट पॉजिटिव आयन को हम दे रहे हैं एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो रहा है और क्या बन रहा है, ये डायपॉजिटिव आयन बन रहा है। अब फिर देखते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि डायपॉजिटिव आयन में अब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल गए, तो इसका मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज और मजीद बढ़ गई है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मींस तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एनर्जी कितनी दे रहे हैं हम 7732 किलो जूल पर मोल, मींस के 7732 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी दे रहे हैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो डायपॉजिटिव आयन मींस 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल गए हैं, तीसरा अब निकाल रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो दे रहे हैं 7732 किलो जूल पर मोल। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और ये बन रहा है ट्राई पॉजिटिव आयन। अब जो ये एनर्जी खर्च हुई है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो एनर्जी खर्च हुई है 738, इसी को कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च हुई है उसी को कहते ये वाला 1450 किलो जूल पर मोल, उसी को कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि थोड़ा मुश्किल है, टफ है। और थर्ड तो बहुत ही टफ है, उसमें 7732 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो खर्च हुई तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसी को कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखना जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई है और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और हाई है। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर फर्स्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये ग्रेटर होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हाई है किससे, सेकेंड से, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई किससे, फर्स्ट से। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है एटॉमिक साइज। जितनी एटॉमिक साइज बड़ी होगी उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा इतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी अब देखें, अब जैसे डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है एटम की, साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी, साइज बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और जैसे बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, ऊपर जा रहे साइज जैसे कम हो रही है, अब हाइड्रोजन की साइज कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, पोटेशियम की साइज बड़ी है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो मतलब कि साइज के इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और साइज डिक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी। जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस, जितना बड़ा एटॉमिक साइज, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा इतना एटॉमिक रेडियस, जितना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा इतना एटॉमिक रेडियस कम। मतलब कि एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज बढ़े तो दूसरी कम। और फिर बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इतने न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है। इसका मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। आप देखिए लिथियम की यहाँ पे 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। और फिर देखते हैं फ्लोरीन के आयनाइजेशन कितने 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और एक बार फिर देखते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, जितने एटॉमिक साइज एटम की बड़ी होगी इतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। पोटेशियम का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बड़ा है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम है।
न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। जितने न्यूक्लियर चार्ज बड़ी होगी, अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। किससे? फ्लोरीन से। फ्लोरीन में देखिए 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा होने से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट और नेचर ऑफ ऑर्बिट। नंबर 3 जो इफेक्ट कर रहा है आयनाइजेशन एनर्जी पे, जो इफेक्ट करता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट मींस के जितना ये जो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को जितना रिपल ज्यादा करेंगे उतनी साइज बढ़ेगी और उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसका मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा इतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मींस कि कम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। जितनी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम। और फिर देखते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास s p d f ये ऑर्बिटल्स हैं। अब ये देखिए s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है। और फिर p ऑर्बिटल थोड़ा दूर चला जाता है s। अब देखिए ये s ऑर्बिटल, ये अब देखिए ये k में सिर्फ एक ऑर्बिटल, फिर ये s और p, तो मतलब कि ऑर्बिटल्स के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल मतलब कि ऑर्बिटल के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए इसकी ज्यादा है, सॉरी डिक्रीज हो रही है। अब इसकी आयनाइजेशन यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए? अब देखते हैं ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s 1 ठीक हो गया, तो s। और उसके बाद फिर हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन को देखें तो क्या होता है ये क्लोरीन को देखें या हम उसको देखते हैं किसी एटम को देखते हैं, बोरान को देखते हैं। ठीक हो गया, बोरान, बोरान का है 5 1s2 2s2 2p1। अब देखिए p जो है दूर जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी s की है और फिर p की है, फिर d की है और फिर f की, तो सारे ऐसे होंगे। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट ट्रेंड क्या है। प्रोडक्ट टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, अक्रॉस द ग्रिड क्या हो रही है, उसी को देखते हैं। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट ट्रेंड क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट टेबल में इसका ट्रेंड क्या है। तो ग्रुप में अगर देखें तो टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक जा रहे हैं और आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी देने से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। मतलब कि डाउन द ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। थोड़ी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगी, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और बॉटम टू टॉप इंक्रीज हो क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। अब देखते हैं पीरियड में, अक्रॉस द पीरियड या लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज एटम की इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब दोबारा देखते हैं, डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। और अक्रॉस द पीरियड या लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज एटम का इंक्रीज हो रहा है।